चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड देख लेते हैं आप लोग। और IS 38 इंटेंजिबल एसेट के इस स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किए थे। वो थी हमारे पास इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, इंटेंजिबल एसेट का इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और हमारे पास इंटेंजिबल एसेट को जो डिफरेंट मोड से एक्वायर किया जाता है उसमें 3 मोड ऑफ एक्विजिशन में हमने इंटेंजिबल एसेट को इनिशियली किस तरह से मेजर करना है ये बातें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन के हवाले से भी कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किए थे। उन सब का एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास पेपर के क्वेश्चंस पर आते हैं। सर सबसे पहले आपने हमारे साथ इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी। इंटेंजिबल एसेट इज अ आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विद नो फिजिकल सब्सटेंस। एक ऐसा नॉन मॉनेटरी एसेट जो कि आइडेंटिफाइबल हो, जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, सर ये इंटेंजिबल था। इंटेंजिबल का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही था जो किसी और एसेट का है। नंबर 1 कि इस बात की प्रोबेबिलिटी को होना कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। जब एक एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी ऑब्टेन करने की पोजीशन में आ जाए, उस एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, तो आप उसे अपने पास एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। अब इंटेंजिबल एसेट को एक कंपनी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, थ्रू डिफरेंट मोड्स एक्वायर कर सकती है, जिसमें से 3 मोड ऑफ एक्विजिशन हमने अपनी पिछली क्लास तक डिस्कस किए थे। नंबर 1 इज कॉल्ड सेपरेट एक्विजिशन, नंबर 2 इज इंटरनली डेवलप्ड इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, एंड नंबर 3 इंटेंजिबल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर एक इंटेंजिबल एसेट सेपरेट एक्विजिशन में एक्वायर किया जा रहा है तो इस इंटेंजिबल की इनिशियल रिकॉग्निशन होगी कॉस्ट पे, और यहाँ पे कॉस्ट के 2 मेजर एलिमेंट्स थे, परचेज प्राइस एंड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज प्राइस में आप नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को शामिल करोगे, ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को शामिल नहीं करोगे। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में वो सारी नेसेसरी कॉस्ट आएगी जो कि एक इंटेंजिबल को इंटेंडेड यूज में लाने के लिए इनकर की जा रही है। इसके अलावा अगर एक इंटेंजिबल एसेट को इंटरनली डेवलप किया जा रहा है, इंटरनली जनरेट किया जा रहा है, तो इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल की डेवलपमेंट को 2 फेजेस में ब्रेक किया गया था। एक था हमारे पास रिसर्च फेज, एक था हमारे पास डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज में आप सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी नेसेसरी फाइंडिंग्स और मार्केट सर्वे वगैरह गैदर करते हो। सर रिसर्च फेज का जितना भी खर्चा है वो हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। डेवलपमेंट फेज में उसी रिसर्च फाइंडिंग्स को आप किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो। डेवलपमेंट फेज में हमारा जितना खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होगा अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में 6 क्राइटेरिया से, नंबर 1 टेक्निकल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट, नंबर 2 इंटेंशन टू कंप्लीट, नंबर 3 एबिलिटी टू कंप्लीट, नंबर 4 एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल, नंबर 5 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, एंड नंबर 6 कॉस्ट या एक्सपेंडिचर इज रिलायबली मेजरेबल। ये 6 कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया पूरे होंगे तो आपकी डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा। याद रहे कि अगर मैं एक इंटेंजिबल इंटरनली डेवलप कर रहा हूं, जनरेट कर रहा हूं, तो रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू 6 क्राइटेरिया। लेकिन अगर हम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर कर रहे हैं तो जो एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इसे हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे। इसके बाद हमने जिक्र किया था इंटेंजिबल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर हम आने वाले वक्तों में जब कंसोलिडेशन, जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कवर करेंगे तो सब्सिडरी की एक्विजिशन पे सब्सिडरी के 100% एसेट्स, चाहे वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे रिकॉग्नाइज्ड हो, चाहे वो सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे रिकॉग्नाइज ना हो, हम सब्सिडरी के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर देते हैं। तो अगर आप एक सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो सब्सिडरी के पास अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो रिकॉर्डेड ना हो, आप उसे डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर दोगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने सब्सिडरी के आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर करने के लिए कोई कंसिडरेशन, कोई कॉस्ट पे किया और वो कंसिडरेशन और वो कॉस्ट आइडेंटिफाइबल एसेट की फेयर वैल्यू से हायर आ रहा है, तो जो एक्सेस अमाउंट पे किया है वो एक तरह से आपने सब्सिडरी की गुडविल के नाम पे किया है। सर इस गुडविल को भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। याद रहे जब मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में किसी बिजनेस को एक्वायर करूंगा तो सिर्फ इस केस में हम गुडविल को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर कोई हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, अगर हमारी कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांडिंग है, अगर हमारी कोई इंटरनली जनरेटेड कस्टमर इंफॉर्मेशन है, सर इन चीजों को हम एज अ इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं हो सकती है। लास्ट क्लास के एंड में एक सवाल मैंने रीड किया था, आप लोगों को एज अ होमवर्क सॉल्व करने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, उसको देखते हैं। अगर हम अपने पास
IAS 38 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए और क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। क्वेश्चन नंबर 8 सीए फाइनल का विंटर 2015 के अटेम्प्ट का सवाल है, 16 मार्क की इसकी वेटेज है। मैं रीड करता हूं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। कहता है Beta Food Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statement for the year ended 30 June 2015. Following information pertains to the company's intangible. एक कंपनी है जो कि अपने 30 जून 2015 के फाइनेंशियल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बना रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन की कोई ऐसा यूनिक ट्रीटमेंट तो नहीं है। आपने इस सवाल की रिक्वायरमेंट में इंटेंजिबल का नोट बनाना है। अगर मैं रिक्वायरमेंट पर आऊं तो रिक्वायरमेंट में कहता है prepare a note on intangible for inclusion in the company's consolidated financial statement for the year ended 30 June 2015 in accordance with the requirement of international financial reporting standards. अब देखें, जब भी आपके पास एग्जाम में बैलेंस शीट के या पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए कहा जाए या नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर लाजिम है कि आपने करंट ईयर और कंपैरेटिव फिगर्स दोनों बतानी है। अनलेस कि सवाल की रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली मना किया जाए कि कंपैरेटिव्स नहीं चाहिए, अनलेस कि सवाल की इंफॉर्मेशन में कंपैरेटिव साल का डेटा ही गिवन ना हो। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट में कंपैरेटिव बनाने के लिए मना किया गया है या सवाल की इंफॉर्मेशन में कंपैरेटिव का डेटा ही नहीं है, तो इस केस में आप कंपैरेटिव्स नहीं बनाओगे। अदरवाइज आपने हमेशा करंट ईयर और लास्ट ईयर के नंबर्स को प्रेजेंट करना है। अब सवाल की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एज एट 30 जून 2013, यानी हमारा ईयर एंड 30 जून 2015 हमें लास्ट से लास्ट ईयर की क्लोजिंग दे रहा है। गुडविल है हमारे पास, पेटेंट है, इनकी कॉस्ट है 1500 400 और इनका एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और इंपोर्टमेंट है 300 और 160। पॉइंट नंबर 2 में कहता है ऑन 1 जुलाई 2013 BFL acquired the entire shareholding of Gamma Enterprise for rupees 5,400 million. The value of patent development expenditure and other net asset of Gamma Enterprise on the date of acquisition was 2148 and 1430 million respectively. कह रहा है 1 जुलाई 2013 पे आपने Gamma Enterprise का 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर करा है 5,400 मिलियन में, और इस सब्सिडरी के पास एक पेटेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और बाकी सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू है 2148 और 1423। हमने इस पेटेंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करना है, और अगर इस सब्सिडरी की एक्विजिशन पे कोई गुडविल आ रही है तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेना है। आगे जाके कहता है द ब्रेकअप ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वाज एज फॉलो। कहता है ये जो 48 मिलियन की डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमने एक्वायर की है ना, ये दो प्रोडक्ट से पर्टेनिंग आ रही है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की डेवलपमेंट की फेयर वैल्यू 25 मिलियन है और प्रोडक्ट बी की डेवलपमेंट की फेयर वैल्यू 23 मिलियन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 30 जून 2015 वाज एज फॉलो। फिर हमने पिछले साल और इस साल इन प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। प्रोडक्ट ए पे भी प्रोडक्ट बी पे भी रिसर्च का खर्चा अलग, डेवलपमेंट का खर्चा अलग। प्रोडक्ट ए पे उसने स्टार बना के लिखा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू अबैंडन दिस प्रोजेक्ट ऑन मई 2014। कह रहा है किसी रीजंस की वजह से कंपनी ने प्रोजेक्ट ए अबैंडन कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी कमेंस्ड इन मार्च 15। नेट कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन अप टू 30 जून 2015 अमाउंट्स टू रुपीस 22 मिलियन। सब प्रोडक्ट बी की हमने ट्रायल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी और इस पे हमारा 22 मिलियन का खर्चा हुआ। पेटेंट आर अमोर्टाइज्ड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years on a straight line method. Recoverable amount the asset having indefinite useful life determined as a result of impairment testing are as follow. सर 2014 और 2015 के आखिर में हमें गुडविल और प्रोडक्ट बी की रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 36 दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, जो कि आपने FAR 1 लेवल पे कवर किया होगा। FAR 1 लेवल पे आपने इस इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में ये बात कवर की है कि जब भी किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से कम होगी, आप उस एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे, अपनी कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आ रहे होंगे। हमने कुछ एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, कुछ इंडिकेटर बेस्ड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का जिक्र वगैरह पढ़ा होगा। अगर एक एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाती है, आप उस एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हो, सब्सिक्वेंटली उसकी अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए तो फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट उतना ही अलाउड है जितना इम्पेयरमेंट आपने उस एसेट पे प्रीवियसली रिकॉर्ड किया है और उसका बेनिफिट रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एंजॉय नहीं किया। मैं इसको आसान अल्फाजों में यूं समझाता हूं कि आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट।
जब आप अपने एसेट को कैरी करते हो लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे, तो खुद ब खुद इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होता है, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होता है। एक एडिशनल बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर आपने किसी बिजनेस की एक्विजिशन पे किसी गुडविल को कैपिटलाइज किया और वो गुडविल सब्सिक्वेंटली इंपेयर हो जाए, तो आप उस गुडविल को भी इंपेयर कर दोगे। और अगर सब्सिक्वेंटली गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है, तो सर गुडविल की इंपेयरमेंट की रिवर्सल अलाउड नहीं है। गुडविल वंस इंपेयर्ड कैन नेवर बी रिकवर्ड, गुडविल वंस इंपेयर्ड कैन नेवर बी रिवर्स। एक दफा अगर आपने एक साल में गुडविल के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप इस इंपेयरमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते हो। याद है ना सारी बातें हमें? सर मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। याद है कि सर हमारे पास हमारे I-38 के एंड आउट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8 है, बीटा फूड लिमिटेड के नाम से। हमने एक इंटेंजिबल का नोट बनाना है, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2015 और हम कंपैरेटिव भी बनाएंगे। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी 30 जून 2015 पे और एक इंफॉर्मेशन आएगी 30 जून 2014 पे। सर इस सवाल में हमारे पास 3 इंटेंजिबल एसेट्स का डाटा गिवन है। एक तो हमारे पास ओपनिंग में गुडविल और पेटेंट था, और हमने फर्दर एक सब्सिडी के एक्विजिशन पे मजीद पेटेंट, मजीद डेवलपमेंट और गुडविल को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि इन टोटलिटी मेरे पास 3 तरह के इंटेंजिबल्स है यहाँ पे। एक है गुडविल, एक है पेटेंट, एक हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन तीनों इंटेंजिबल की करंट ईयर और प्रायर ईयर, गुडविल, पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जिस तरीके से मैंने FAR1 लेवल पे I-16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट का नोट सीखा है, मोरलेस इसी तरह का नोट मुझे I-38 में इंटेंजिबल एसेट का बनाना है। यानी कि एक मूवमेंट बनाएंगे हम कॉस्ट की, एक मूवमेंट हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट की, और हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग WDV आ रहा होगा, लाइफ का डेटा बता देंगे, अमोर्टाइजेशन का मेथड बता देंगे, और ये सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे। तो हमारे पास कोई भी नोट नंबर दे दें, लेट्स से नोट नंबर 38। इंटेंजिबल एसेट्स, कॉस्ट में हमारे पास ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन और क्लोजिंग। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। इसमें हमारे पास ओपनिंग, चार्ज या amortization for the year, impairment for the year, deletion और क्लोजिंग। और फिर हमारे पास WDV, कौन सा लफ्ज सर? डिस्पोजल का इस्तेमाल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे पास WDV एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, WDV एट एंड ऑफ ईयर और यूजफुल लाइफ, और मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन भी बता दें।
मैंने अपने पास एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब सारे नंबर्स को मैं एक एक करके प्लॉट करता हूं। सबसे पहले इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 में वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एज ए 30 जून 2015, यहाँ पे हमारे इस सवाल में जो ईयर एंड है वो जून है, 30 जून है, यानी कि हमारा पहला साल है 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2014। दूसरा साल है हमारा 1 जुलाई 14 से लेकर 30 जून 2015। और हमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में पिछले साल की ओपनिंग नंबर्स दे रहा है कि गुडविल की कॉस्ट है 1500, पेटेंट है 400। तो अगर मैं पहले पिछले साल का पूरा करूं तो गुडविल में ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी 1500, पेटेंट आ जाएगा 400, और हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट है गुडविल के अगेंस्ट 300, पेटेंट के अगेंस्ट 160। तो पिछले साल में ओपनिंग गुडविल आ जाएगा 300 और पेटेंट आ जाएगा 160। अब मैं एक एक इंटेंजिबल को एक वक्त में सॉल्व करता हूं तो सवाल में डेटा जो है ना बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि 1 जुलाई 2013 पे आपने एक सब्सिडरी की 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की 5400 में। इस सब्सिडरी के पास 2100 की फेयर वैल्यू का पेटेंट, 48 की फेयर वैल्यू का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और 1430 की फेयर वैल्यू के अदर एसेट्स आ रहे थे। तो सबसे पहले तो अगर हम एक गुडविल की वर्किंग करें, सर गैमा इंटरप्राइज की 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए आपने कंसिडरेशन पे की है 5400, किस किस चीजों के अगेंस्ट, लेस फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट कितना है 2100, लेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 48, लेस अदर नेट एसेट्स 1430। तो हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा 1822। अब इस सब्सिडी को हमने एक्वायर कब किया है सर? इस सब्सिडी को आपने एक्वायर किया है 1 जुलाई 2013 पे, यानी कि पिछले साल 1 जुलाई 2013 पे। तो हमारे पास गुडविल के कॉलम में एडिशंस में गुडविल आ जाएगी 1822, ठीक है। अब गुडविल के हवाले से इन्होंने लाइफ नहीं बताई, तो इसका मतलब है कि इसकी लाइफ कितनी है, इनडेफिनेट। तो ये अमोर्टाइज तो नहीं होगा, बल्कि हम इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा गुडविल में कोई और मूवमेंट नहीं आ रही। ओपनिंग गुडविल थी हमारे पास 1500 की, और हमने पिछले साल के स्टार्ट में एक सब्सिडी एक्वायर की जिसकी एक्विजिशन पे 1822 की गुडविल फर्दर एक्वायर की है। तो हमारे पास गुडविल की कॉस्ट की मूवमेंट का क्लोजिंग आ जाएगा 3322। यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, फिर कोई एडिशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, और अगले साल भी क्लोजिंग कॉस्ट 3322 आ जाएगा। समझ आता है यहां तक? अब इन्होंने आपको बताया सबसे लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में, कि 30 जून 2015 पे गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 2550, और आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी है? यहां देखिए सर, 30 जून 15 पे अगर हम गुडविल की बात करें तो हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? हमारी बुक्स में कॉस्ट में आ रहा है 3322, और हमारे पास 300 का एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। तो हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है 3022, और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 2550, यानी कि इसके अगेंस्ट आपने फर्दर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है 472 की। पिछले साल 30 जून 2015 पे कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया तो पता चला कि 472 की हमने गुडविल के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो पिछले साल की मूवमेंट में मैं इंपेयरमेंट फॉर द ईयर में 472 शो कर देता हूं। मैं इंपेयरमेंट फॉर द ईयर में 472 शो कर देता हूं। सर हमारे पास एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का क्लोजिंग आ जाएगा कितना 772। अब ये गौर से देखें, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट, तो 1500 माइनस 300, हमारे पास ओपनिंग WDV आ जाएगी 1200। सर क्लोजिंग कॉस्ट
माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, तो हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाएगी, दैट इज 2550। 2550 ही आना चाहिए था क्योंकि मैं रिकवर्डेबल अमाउंट पे ला रहा हूँ। 3322 सही है, 772, ठीक है। 300 और 472 772 हो गया, तो क्लोजिंग WDV कितनी बनी 3322 माइनस 772, तो ये आ गया 2550। समझ आता है मैं? अच्छा अगले साल सर ओपनिंग कॉस्ट की मूवमेंट आपने पूरी ड्रॉ कर ली, जो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन था वो ओपनिंग बन जाएगा 772। अब इन्होंने आपको पॉइंट नंबर 6 में बताया कि 30 जून 2015 पे गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट 2550 से बढ़कर 2800 हो गई है। सर बिगनिंग 1200 आया, हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में गुडविल की ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है 1500 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट दी हुई है 300, तो 1500 और 300 का डिफरेंस 1200। सही है? सर ये दो कंपनी की अलग अलग गुडविल नहीं होगी। यस ये दो कंपनी की अलग अलग गुडविल है। हमने जो एसेट हमारे पास जो गुडविल ओपनिंग में रखी हुई थी वो किसी और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट गुडविल होगी, और हमने ड्यूरिंग द ईयर एक और सब्सिडी एक्वायर की, इसके एक्विजिशन पे एक और गुडविल आई। इन द एंड पॉइंट नंबर 6 में हमें 30 जून 2014 30 जून 2015 पे टोटल रिकवरेबल अमाउंट दे दी है कि टोटल आपके पास जो गुडविल है उसकी रिकवरेबल अमाउंट इतनी है। हमें गुडविल को सेपरेट करके दिखाने की जरूरत नहीं, हमने सारी गुडविल एक साथ एक कॉलम में दिखा दी। अब देखिए हमारे साल में 30 जून 2015 में रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रही है, तो हम गुडविल को रिवर्स नहीं करेंगे, गुडविल की इम्पेयरमेंट की रिवर्सल अलाउड नहीं है। तो मूवमेंट में मैं 0 कर देता हूं, तो हमारे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितना आ जाएगा 772। सर ओपनिंग 3322 माइनस 772, तो ये आ जाएगा ओपनिंग WDV 2550, क्लोजिंग 3322 माइनस 772, तो ये भी आ जाएगा 2550। यूजफुल लाइफ में मैंने 0 मतलब डैश डैश डाल दिया क्योंकि ये इनडेफिनेट है, या इनडेफिनेट लिख दें यहां भी, और चूंकि ये अमोर्टाइज ही नहीं हो रहा तो मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन में मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूं। तो जो हमारे पास 3 इंटेंजिबल है उसमें से एक की मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है। कॉपी करें इसे, तो फिर हम पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। ये 30 जून 2014 है। इसके बाद सर अगले पेटेंट पे आते हैं, अगले इंटेंजिबल पे आते हैं, दैट इज पेटेंट। तो हमारे पास ओपनिंग में 400 का पेटेंट, 160 की WDV ऑलरेडी थी, 160 का एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन यानी कि 400 माइनस 160 240, 240 तो ओपनिंग WDV था पेटेंट का। हमने जब इस सब्सिडी को एक्वायर करा पिछले साल तो हमने 2100 का पेटेंट फर्दर एक्वायर करा था, तो हमारे पास पिछले साल की मूवमेंट में एडिशन में 2100 आ जाएगा। फिर पेटेंट में कोई मजीद मूवमेंट नहीं आ रही, डिस्पोजल वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, तो हमारे पास पेटेंट का क्लोजिंग आ जाएगा 2500, कॉस्ट का क्लोजिंग, और यही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा 2500। फिर कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, क्लोजिंग 2500। अब इन्होंने आपको पॉइंट नंबर 5 में बताया था कि पेटेंट की यूजफुल लाइफ कितनी है 10 साल। तो 400 की कॉस्ट ओपनिंग में थी, 2100 फर्दर एडिशन हुआ तो टोटल 2500 की, यानी कि इस साल हमें 2500 डिवाइड बाय 10 करके अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करना है सर 250 रुपए, तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 250। अच्छा हमने जो सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की है ना पिछले साल, वो पहले दिन एक्वायर की है, इस वजह से मैं 2100 पे भी पूरे साल की अमोर्टाइजेशन ले रहा हूँ। अगर वो सब्सिडी मैंने पिछले साल के मिड में एक्वायर की होती तो फिर मैं उसे नंबर ऑफ डेज बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कर रहा होता। समझ आ रही है? जो हमने ये 2100 की पेटेंट में एडिशन दिखाई है ये सब्सिडी से पर्टेनिंग है, और सब्सिडी को पिछले साल पहले दिन 1 जुलाई 13 पे एक्वायर किया था, इस वजह से 2100 की पेटेंट में भी पूरे साल का अमोर्टाइजेशन, और जो ओपनिंग में 400 था उसमें पूरे साल का अमोर्टाइजेशन, तो ये 250 रुपए बना। सर तो हमारे पास इम्पेयरमेंट डिलीशन तो कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कितनी हो जाएगी 410, क्लोजिंग WDV बन जाएगी 2500 माइनस 410 2190। सर हमारे पास यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, और स्ट्रेट लाइन मेथड भी हम इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये 410 की क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, दोबारा से 250 की अमोर्टाइजेशन आएगी,
2090 करने से तो हमारे पास 410 का क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। फिर 2500 को डिवाइड बाय 10 किया तो 250 की पर ईयर अमोर्टाइजेशन आई। डिलीशन डिस्पोजल कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट हो जाएगा 660। ओपनिंग डब्ल्यूटीवी पिछले साल की क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी आ जाएगी 2090 और क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी 2500 माइनस 660 1840। 10 साल की यूजफुल लाइफ और हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा इंटेंजिबल भी कंप्लीट होता है। कॉपी करें इसे तो फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। सर लास्ट इंटेंजिबल पे आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारे पास ओपनिंग कुछ भी नहीं है। हमने पिछले साल एक सब्सिडी को एक्वायर किया था तो उससे हमने 48 की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडिशन में शो की थी। तो हमारे पास एडिशन में 48 शो हो जाएगा। हमारे पास एडिशन में 48 शो हो जाएगा। अब सब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। फिर इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 30 जून 2015 आर एस फॉलो। प्रोडक्ट ए की डेवलपमेंट पे हमने 8 मिलियन का खर्चा किया। प्रोडक्ट बी की रिसर्च पे 10 मिलियन का खर्चा किया और प्रोडक्ट बी की डेवलपमेंट पे 45 का खर्चा किया। सर हमारे पास जो इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है, कहता है 2014 में प्रोडक्ट ए पे 8 मिलियन का खर्चा, प्रोडक्ट बी पे 45 का खर्चा। रिसर्च कॉस्ट हमारी वैसे भी कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट हो जाएगी तो मैं सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट की कॉस्ट को देख रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ए पे 8 मिलियन का खर्चा और 45 का खर्चा इस पे, तो ये टोटल कितना हो गया 53। यानी कि पिछले साल हमने 48 का तो सब्सिडी के एक्विजिशन पे एडिशन दिखाया होगा और 53 का ये, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 53 101। ठीक है, फिर इन्होंने पॉइंट नंबर ए के आगे स्टेरिक बना के लिखा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू अबैंडन दिस प्रोजेक्ट इन मई 2014। प्रोजेक्ट ए आपने मई 2014 में बंद कर दिया तो प्रोजेक्ट ए की जितनी डेवलपमेंट आपने कैपिटलाइज की थी वो सारी की सारी राइट ऑफ हो जाएगी। अब प्रोडक्ट ए की कितनी डेवलपमेंट थी मई 2014 तक? सर ए के ऊपर जब आपने सब्सिडी को परचेज किया था तो सब्सिडी की परचेज पे प्रोडक्ट ए की डेवलपमेंट कितनी थी 25 और आपने फर्दर कितनी इनकर किए 8 रुपए, तो ये 33 की डिलीशन। तो हमारे पास डिलीशन के कॉलम में 33। सर आपने जब सब्सिडी एक्वायर की है तो सब्सिडी के एक्वायर पे कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट परचेज की है। इसमें प्रोडक्ट ए का 25 है, प्रोडक्ट बी का 23 है और ये 25 और 23 मिलजुल कर ही 48 बन रहा था। फिर 2014 में हमने खुद ए पे फर्दर 8 रुपए की डेवलपमेंट करवाई, बी पे 45 रुपए की डेवलपमेंट करवाई, तो ये आया 53। तो 48 और 53 मैंने एडिशन में दिखाया, सही है। फिर मई 2014 में हमने ए बंद कर दिया तो ए की डेवलपमेंट में टोटल था कितना? सर सब्सिडी की एक्विजिशन से 25 आया था और 8 हमने फर्दर की थी तो टोटल कितना था 33। ये पूरा 33 हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर क्लोजिंग कितना आ जाएगा 68। अच्छा इसकी लाइफ नहीं दी हुई, लेकिन पॉइंट नंबर 6 में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है 65। तो हमारा जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये 3 रुपए से इंपेयर हो जाएगा। तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन में तो कुछ नहीं, 3 रुपए की मैं इम्पेयरमेंट दिखा देता हूं तो क्लोजिंग इम्पेयरमेंट आ जाए, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आ जाएगी 3 रुपए। सर ओपनिंग डब्ल्यूटीपी तो 0 माइनस 0 तो 0, क्लोजिंग 68 माइनस 3 तो हमारे पास 65 और लाइफ इंडेफिनेट तो मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन नॉट एप्लीकेबल। क्या ये समझ आ रहा है सबको? फिर जो क्लोजिंग नंबर थे वो अगले साल ओपनिंग बन जाएंगे। 68 की ओपनिंग कॉस्ट, 3 रुपए का एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और डब्ल्यूटीपी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 65।
फिर हमारे साल में 2015 में इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट बी की डेवलपमेंट पे हमने मजीद 50 का खर्चा किया, पॉइंट नंबर 3 में बता रहा है, और पॉइंट नंबर 4 में बता रहा है कि ट्रायल प्रोडक्शन पे 22 का खर्चा हुआ। तो 50 और 22 72, यानी कि हमारे पास एडिशन में 72 आ जाएगा। 50 का खर्चा पॉइंट नंबर बी में 3 में बताया, और 22 की ट्रायल प्रोडक्शन का खर्चा पॉइंट नंबर 4 में बताया। तो 50 और 22 72 रुपए एडिशन में। तो क्लोजिंग कॉस्ट करंट ईयर की कितनी आ गई? 140। फिर इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 6 में बताया कि 2015 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 160। अब रिकवरेबल अमाउंट अगर सब्सिक्वेंटली बढ़ रही है तो हम इम्पेयरमेंट की रिवर्सल को देख लेंगे, लेकिन इम्पेयरमेंट उतना ही रिवर्स हो सकता है जितना इम्पेयरमेंट हमने रिकॉर्ड किया था। तो हमने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कितना किया था? 3 रुपए। तो मैं मैक्सिमम रिवर्स भी कितना कर सकता हूं? तो क्लोजिंग इम्पेयरमेंट कितनी हो गई? 0। तो 140 माइनस 0, हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूटीपी कितनी आ जाएगी? 140। लाइफ इंडेफिनिट और मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन नॉट अप्लाई। क्या ये समझ आता है सबको? मैं बता देता हूं कि नंबर्स कैलकुलेट कैसे हुए हैं। ये 50 और 22 है, इसका ब्रेकअप तो मैंने यहाँ लिख दिया है, 48 और 53, और ये 3 रुपए 68 और 65 का डिफरेंस है जी। जो टेस्टिंग की और ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज होती है ना।